ओके, सो पॉपुलर नोटेशंस हम डिस्कस करेंगे आज, और उन पॉपुलर नोटेशंस के अंदर हमारे पास जो इन पॉपुलर नोटेशन में हमारे पास जो नोटेशंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नोटेशंस आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स। एंड पिक्चर इज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। डायग्राम्स आर यूज as the language, natural language, different natural language have different type of ambiguity, और ambiguity जो है वो leads towards the wrong information, design an inconsistent and wrong system, invalid, that can be problematic in future and that can result in loss of information, loss of profit and damage your reputation of organization. That's why हम सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त जो नैरेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको नैरेटिव को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले डिज़ाइंस के अंदर, क्योंकि डिज़ाइंस में एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाती है, डिज़ाइन क्लियर होता है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम क्या होगा, उसके दो मीनिंग नहीं निकलेंगे, एक ही मीनिंग निकलेगा। लेकिन अगर जो सेंटेंस होता है उसकी मीनिंग मल्टीपल निकली जा सकती है, और सेंटेंसेस को जब हम लिखते हैं तो हर किसी इंसान का लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो नोटेशंस बन गए उसकी जगह पे, नोटेशंस भी डिफरेंट बन गए, लेकिन डिफरेंट नोटेशन भी आपके पास जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो यूनिकनेस होती है, और उसकी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन होती है। जो नोटेशंस बनाए जाते हैं या जो मीनिंग बनाई जाती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉमन कंसेप्चुलाइजेशन। कॉमन कंसेप्चुलाइजेशन इसका मतलब है जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उन तमाम के कंसेप्ट कॉमन होंगे, और वो जो डायग्राम को एक देख के जो बोलेगा वो दूसरा भी यही बोलेगा कि यही बात है, इसका मतलब है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारे नोटेशंस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ पॉपुलर हैं, कुछ इनपॉपुलर हैं, कुछ पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन जो पॉपुलर हैं वो भी यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़, और जो नहीं होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। आपको जब क्लाइंट मिलता है, जब आप कोई रिमोट जॉब कर रहे हैं या इवन दैट आप किसी कंपनी में भी हैं, तो आपका क्लाइंट हो सकता है, इंटरनेशनल क्लाइंट होगा तो कहीं से भी आपके पास प्रोजेक्ट आ सकता है। और प्रोजेक्ट जब आता है तो दो तरह से प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक वो प्रोजेक्ट आते हैं कि जो सामने वाला क्लाइंट है वो टेक्निकल है, तो आपको डिज़ाइन, इनिशियल डिज़ाइन बना के दे देता है, तो उस डिज़ाइन को आपने समझना होता है और रिफ़ाइन करना होता है। और कुछ अपने क्लाइंट ऐसे होते हैं जो टेक्निकल नहीं होते, तो वो जो आपको रिक्वायरमेंट्स देंगे वो नैरेटिव्स में देंगे। किस में देंगे? नेचुरल लैंग्वेज में देंगे। उसको आपने कन्वर्ट करना होता है डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको एक ऐसी शेप में लाना पड़ता है कि जिसमें जो क्लाइंट है और आप दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, एक ही अंडरस्टैंडिंग हो, तब जाके सिस्टम डिज़ाइन करें। ऐसा ना हो कि सामने वाला कहे मैंने तो कुछ और बोला था। आपने वो एक पिक्चर देखी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टीचर ने कराई होगी, कि यूज़र कहता कुछ और है, डेवलपर कुछ और समझता है, डिज़ाइनर कुछ और समझता है। देखिए वो पिक्चर्स, और बाद में कुछ और बनता है। तो शुरू में वो कहता है कि क्लाइंट जो है जब कहता है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है कि वो झूला मांग रहा होता है, और जो बिज़नेस एनालिस्ट है उसको डिस्क्राइब ऐसे करता है कि सोफ़े के साथ वो रस्से बांध। देखिए वो पिक्चर, नहीं देखी आप लोगों ने? तो खैर देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएगी, फेमस है। तो उसमें यूज़र कुछ और कह रहा होता है और समझ आप कुछ और रहे होते हैं, बना कुछ और देते हैं, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी होती है, उसको रिमूव करने के लिए आपके पास नोटेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे पहला नोटेशन हमने कहा था कि मैक्स मीन है आईएसओ का, पर्सन जो है वन पर्सन बार ऑन वन प्लेस। एंटिटी के साथ हमने क्या लिखा? पर्सन के साथ कि वन पर्सन बार इन वन प्लेस। और लोकेशन के लिए हमने कहा कि 0 to 1 एन पर्सन कैन बी बार ऑन वन लोकेशन। लोकेशन के लिए हम कह सकते हैं 0 to n पर्सन कैन बार ऑन द वन लोकेशन। तो इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया इस तरह से। इसी तरह से अगर हम बात करें टूवर्ड्स यूएमएल की, यूएमएल नोटेशन इस तरह से कहता है कि आप एंटिटी लिखें, उसके ऊपर दो एंगल ब्रैकेट लगाएं, स्टार्ट में एंटिटी, उसके दरमियान में लिखें, तो ये एंटिटी लिखा जाएगा, ये एंटिटी है, और एंटिटी वही पर्सन है। लेकिन अब यहाँ पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, एसोसिएशन, वो इस तरह से दी जाती है। तो आप यूँ कह रहे होते हैं कि लोकेशन जो है 0 से n पर्सनस की हो सकती है, और यहाँ पे यूँ कह रहे होते हैं कि पर्सन की जो लोकेशन में वार्न करेगा तो उसकी लोकेशन कितनी होगी? 1 होगी।
तो यानी आप इस एंटिटी का जो कोऑर्डिनलिटी है वो यहाँ दे रहे हैं दूसरी एंटिटी के साथ, और इस एंटिटी का कोऑर्डिनलिटी कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। तो एक तरीका ये है जिसको यूएमएल नोटेशंस कहते हैं। इसीलिए इसने इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या कर दिया, बता दिया कि इसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया। वहाँ पे देखें, यहाँ पे एंटिटी लिख दी, और दूसरा इसमें जो रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है उसको भी, रिलेशनशिप को भी अलग से क्या किया, एंगल ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया। एंगल ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया, इससे आपका नोटेशन और क्लियर हो गया कि ये डायग्राम कौन सा है, यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वाला। और यहाँ पे आपने बता दिया कि बॉर्न इन का रिलेशन है, और बॉर्न इन का रिलेशन है बॉर्न इन, ये देख रहे हैं आप ये वाली साइन, इसका मतलब इसको रेफर कर रहा है। और प्लेस ऑफ बर्थ किसकी है, पर्सन की है, तो प्लेस ऑफ बर्थ इसको रेफर कर रहा है। तो इस तरह से आपने नोटेशन बना दिया। अब अनदर नोटेशन पे आते हैं, जो दूसरा हमारे पास नोटेशंस आते हैं, उन नोटेशन में हमारे पास जो वेल नाउन नोटेशन एग्जिस्ट करते हैं, उसमें हमारे पास आ गए चैन नोटेशन, IDE-FX1, F1X, बैकमैन नोटेशन और मार्टिन नोटेशन। अच्छा, चैन नोटेशन में क्या करता है, रेक्टेंगल के अंदर पर्सन का एंटिटी को नाम लिखता है, जैसे पर्सन और लोकेशन। कोऑर्डिनलिटी यहाँ पर देता है, किसकी आ गई है कोऑर्डिनलिटी, अप टू n, पर्सन की, यानी लोकेशन, एक लोकेशन पे कितने पर्सन हो सकते हैं, अप टू n, और एक पर्सन कहाँ बार्न हो सकता है, अप टू एक लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे 1 लिख दिया। और हमने ये बता दिया कि इसकी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ है। डायमंड के अंदर हम उस रिलेशन, डायमंड यहाँ रिलेशनशिप को शो करेगा, और डायमंड के अंदर जो हम चीज़ लिखेंगे वो रिलेशनशिप कहलाएगी। IDFX उसको दूसरे तरीके से शो करता है, वो नाम वाम नहीं लिखता, वो कहता है एंटिटी का नाम बाहर लिखो, और यहाँ पे 2 तरह के वो एट्रीब्यूट देता है और एक लाइन लगा के देता है। यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं जो प्राइमरी की होती हैं, और यहाँ पर नॉर्मल एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं। ठीक है, अब फिर इसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से दिखाया जाता है, डॉटेड, ठीक है, डैश निशान है, और यहाँ पे सर्किल एक फील्ड है। इस सर्किल फील्ड का मतलब क्या है, इस सर्किल फील्ड का मतलब है 1। अगर ये सर्किल फील्ड नहीं होता, सर्किल होता, तो जैसे यहाँ पर है इस तरह से होता, तो ये क्या होता, 0। ठीक हो गया। तो यहाँ सर्किल 1, फील्ड 1, मतलब 1 पर्सन हैज़ 1 प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ लोकेशन के साथ दे दिया क्या, साइन, मैनी, डायमंड दे दिया, यहाँ पे ये शो करिए मैनी, यानी मैनी पर्सन कैन बॉर्न इन 1 लोकेशन, अप टू मैनी, यानी अप टू मैनी, मैक्सिमम अपर लिमिट दे दी। यहाँ भी हमने अपर लिमिट दे दी है, ठीक है, 1 प्लेस ऑफ बर्थ कितनी हो सकती है, 1, मैक्सिमम 1 हो सकती है। बैकमैन नोटेशन है, बैकमैन नोटेशन क्या करता है, बैकमैन नोटेशन कहता है कि इस तरह से लिखो, एंटिटीज़ को अंदर ही रखो रेक्टेंगल के अंदर, और यहाँ पे हम जब शो करते हैं तो ये हमने शो कर दिया 0 टू मैनी, लोकेशन किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, 0 टू मैनी पर्सनस के लिए। और यहाँ हमने कहा कि 1 पर्सन कैन बी बॉर्न इन 1 प्लेस, तो यहाँ पे सर्किल फील्ड दे दिया, यहाँ सर्किल क्या दे दिया, 0 दे दिया। और हमने कहा लोकेशन किसकी है, पर्सन की, लोकेशन प्लेस ऑफ बर्थ किसकी है, पर्सन की है, और पर्सन बॉर्न इन कहाँ होगा, लोकेशन पे होगा। तो ये रिलेशन ऐसे बना दिया। एंड अदर रिलेशन इज मार्टिन, जी देखिए ये लोकेशन एंटिटी है और ये पर्सन एंटिटी है। बैकमैन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि लोकेशन कितनी हो सकती है, कितने लोगों की प्लेस ऑफ बर्थ हो सकती है, 0 से n तक, माने 0 से मैनी। 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से, अनफिल्ड सर्किल से, ठीक है। और हमने कहा 0 टू मैनी, मैंने मतलब मिनी में दी, और ये क्या है, कहाँ किसकी है लोकेशन प्लेस ऑफ बर्थ, पर्सन की है। तो एरो का साइन शो करेगा उस एंटिटी की तरफ जिसकी वो प्लेस ऑफ बर्थ है। वहाँ पे हमने सर्किल दिया फील्ड, इसका मतलब 1। अब ये 1 शो कर रहा है कि लोकेशन के साथ क्या इसका रिलेशन है, पर्सन का लोकेशन के साथ क्या रिलेशन है, 1। 1 पर्सन कैन बॉर्न इन 1 प्लेस ओनली, इट कैन नॉट बॉर्न इन मोर देन 1 प्लेसेस। बॉर्न इन की लोकेशन क्या होगी, 1 होगी कार्ड, उसको हमने ऐसे शो कर। फिर आते हैं टुवर्ड्स मार्टिन। मार्टिन के पास आप देखिए पर्सन है और यहाँ पर लोकेशन है। अब यहाँ पे बॉर्न इन को कैसे शो कर रहा है, वो कह रहा है जी
ये वाली नोटेशन को समझें। ये नोटेशन यहाँ पे लॉजिक क्या शो कर रहा है, 0 to many। अब ये रिलेशन किसका है, लोकेशन कैन हैव पर्सन 0 to many एंड पर्सन कैन हैव लोकेशन 1 to 1। ये दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें 1 1 है, लाइन लगाते 1, एक लाइन मतलब 1, दूसरी लाइन 1, इसका मतलब 1 पर्सन कैन हैव 1 बर्थ लोकेशन, 1 पर्सन कैन हैव 1 बर्थ लोकेशन। जैसे हमने यहाँ पे किया था 1 1, यहाँ ऐसे लिखा था 1 1, 1 पर्सन कैन हैव 1 बर्थ लोकेशन, और यहाँ पे हम लोकेशन के पास लिख रहे हैं ये चीज़, 1 पर्सन कैन हैव 1 बर्थ लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट नोटेशंस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। लेकिन जब आपने वो नोटेशन सीख लिया और पता लग गया कि ये फ़लाँ नोटेशन के अंदर है, तो आप इंटरप्रेट करेंगे इंफॉर्मेशन को सेम वे में। और हमने कहा ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर दुनिया में डिफरेंट नोटेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक कंट्री में मल्टीपल नोटेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल नोटेशन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको ये तमाम नोटेशंस की इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग का आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वरना आप ये देख के ये ना पहचान पाएँ ये क्या चीज़ है, ERD है। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे, लेट मी शो यू, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ गूगल पे और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँ ERD, और ERD में चला जाऊँ मैं इमेजेस के अंदर। ठीक है, नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट नोटेशंस है, ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स है ना, मतलब आप कर लीजिएगा इसको, हर एक को कैसे मैं खोल के दिखाऊँ, ये जूम करके दिखाएं। ये देखिए, ये डिफरेंट नोटेशन है, ये डिफरेंट नोटेशन है, यानी मल्टीपल नोटेशन इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें टाइम लग जाएगा स्मार्ट ड्रा के अंदर, फिर वो इट विल टेक टाइम। तो कहने का मतलब है देयर आर मल्टीपल नोटेशंस ना, देयर आर, लेकिन इन तमाम नोटेशन में अगर आप देखें गौर से तो कहीं डायमंड नज़र आ रहे हैं, कहीं रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये चीज़ कॉमन है ना, ये वाला भी है बगैर डायमंड वाला भी, इसके ऊपर कोऑर्डिनलिटी मेंशन करें। चलिए ये वाला नोटेशन दिखाऊँ। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल नोटेशंस आएंगे जो रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जिस तरह से आप ERD डायग्राम्स बना सकते हैं। अब इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जब आप अपना डेटाबेस बनाएंगे किसी एक को इस्तेमाल करेंगे। हम भी आपको जब आपका पेपर बनाएंगे तो कोई एक देंगे, ठीक है, बताएंगे कौन से वाला दे रहे हैं, आपको सीखने सारे हैं। तो ये नोटेशन है। चलें, नज़र नहीं आ रहा, मैग्नीफायर लगाते हैं। आ रहा है नज़र, एन लिखा हुआ आ रहा है, एन लाइनें, ये नहीं देखें एंटिटीज़ को कैसे दिखा रहा है, एंटिटी का नाम ऊपर और फिर नीचे लाइनें लगी हुई हैं, ये एक नोटेशन है। मैं बहुत सारे नोटेशंस हैं, उनमें से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं आपको चॉइस मिले, एक तरीका क्या होता है कि आपको चॉइस मिले कि आपने ऐसे करना है, और दूसरा तरीका क्या होता है, स्किप ही कर रहा हूँ। अच्छा, दो तरीके हैं ना, एक तो आपको कोई कहे कि ये काम करके लाओ, कैसे करके लाओ, यू हैव चॉइस, और दूसरा कहे कि ये काम करके लाओ लेकिन ऐसे करके लाओ, तो आपकी चॉइस ख़त्म हो गई ना, आपको उसने बता दिया। अगर मैं ये बोलूँ कि ड्रा ERD डायग्राम, तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा नोटेशन यूज़ करें जो आपको आसान लगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ ड्रा ERD डायग्राम यूजिंग द चेन नोटेशन, अब आपने कौन सा यूज़ करना है, ये चेन वाला, पीटर चेन, पूरा नाम इसका है पीटर चेन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखें गूगल पे सर्च करेंगे, ज़्यादातर लोगों ने ये नोटेशन यूज़ किया हुआ है, ये आसान है, इंटरप्रेटेबल है और वाइडली यूज्ड है। इसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके मैं आपको एक नोटेशन बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा
ताकि आपको यूज़ करना आ जाए। और फिर दूसरा इसी तरह से आपको दूसरा जब एक्सप्लेन करेंगे, दो कर देता हूँ चले, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब पहला एक नोटेशन मैं देता हूँ यहाँ पे, इस नोटेशन को देखें। इस नोटेशन में ये सारी सिंबल्स हैं। अब इस सिंबल्स को देख लें। एंटिटी क्या होती है? समथिंग अबाउट विच डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड मेंटेन। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन बिटवीन। एंटिटी टाइप क्या है? क्लास ऑफ एंटिटी दैट हैव सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। रिकॉर्ड क्या होगा? एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू दैट डिस्क्राइब एन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब ये सिंबल्स की नाम है और फिर इनके यूटिलाइजेशन है। एंटिटी को कैसे शो करेंगे? रेक्टेंगल के जरिए। एट्रीब्यूट को कैसे शो करेंगे? ओवल के जरिए। डायमंड क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी। अब ये एसोसिएशन की टाइप आ गई। अगर आपके पास एक लाइन हो और लाइन के पास यहाँ वन लगा हो, यहाँ वन लगा हो, तो दैट्स कॉल्ड 1-to-1 एसोसिएशन। ये वन और ये मैनी, और ये मैनी टू मैनी। अच्छा, उसके बाद है पार्शल, या हम कहते हैं पार्टली ऑप्शनल। ऑप्शनल है लेकिन किस ना, एक तरफ से ऑप्शनल है। तो ये अनफिल्ड सर्कल जहाँ लगा हो ना, इसका मतलब है ऑप्शनल। दूसरी साइड में कुछ भी लगा हो, इसका मतलब उसके लिए लाजमी है। मतलब लेफ्ट पे जो एंटिटी होगी उसका पार्टिसिपेट करना लाजमी है, राइट का एंटिटी जो है उसको पार्टिसिपेट करना लाजमी नहीं है। उसके लिए क्या है? ऑप्शनल है। पार्टिसिपेट करे वेल एंड गुड, वरना एक्सेप्ट हो जाए। हाँ, नल भी हो सकती है। एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि किसी को आप शादी में बनाएं और बोले बमा अहलो अयाल, तो अहलो अयाल जो है ना वो ऑप्शनल होता है। आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो बंदे को ज़रूर आना है। पार्टिसिपेशन हो जाएगा ना, एक बंदा भी आ जाए घर से तो कहते हैं आ गया ना भाई, पार्टिसिपेट हो गया। बच्चे क्यों नहीं लाए? यार बिजी थे, काम थे, गेस्ट आए हुए थे। तो ऑप्शनल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन एक भी ना आए वो तो झेड़ो। हाँ, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर नाराज़गी हो जाएगी। तो ऑप्शनल होती है, कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती है, किसी का पार्टिसिपेशन ऑप्शनल होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे देता हूँ, प्रोजेक्ट्स करना है, FIP प्रोजेक्ट करना है बच्चों को, तो बच्चों के लिए वो क्या है? मैंडेटरी है। और टीचर सुपरवाइज़ करे ना करे उसके लिए ऑप्शनल है। एक टीचर कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, उसके लिए क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, हर टीचर को लाजमी नहीं होता कि वो सुपरवाइज़ करे। वो अगर किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, कोई और काम कर रहा है, तो लाजमी नहीं है वो एक्टिविटी में करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के लिए क्या आता है? ऑप्शनल हॉलीडे। अगर रेल करना चाहें तो कर लें, वरना नहीं करना चाहें तो क्लास ले लें, आपको कोई क्लास लेने से नहीं रोकेगा, है ना? ऑप्शनल, वही वाला ऑप्शनल है यहाँ पे। सो ये पार्टली ऑप्शनल। अच्छा जी, दूसरा दोनों तरफ से ऑप्शनल हो सकता है, फुली ऑप्शनल। दोनों साइड से एंटिटीज़ का पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल है। मे बी पार्टिसिपेट, मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन। फिर आता है म्यूचुअली इंक्लूसिव एसोसिएशन। अगर ऐसे साइन लगी हो और वो दो एंटिटी के साथ, एक एंटिटी दूसरी दो एंटिटी के साथ रिलेशनशिप कर रही हो, तो दोनों का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप दोनों में से कोई एक हो, दोनों ना हो, तो ये क्या लाएगा? फिल सर्किल लगा दे आप। इसको आप लॉजिकल गेट से समझाऊं तो दिस इज ए एंड, दिस इज ए एंड, और ये है जॉर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एसोसिएशन, दोनों में से एक हो, दोनों नहीं हो सकते। दोनों ने तो फॉल्स हो गया ना। दोनों में से एक हो तो जॉर क्या होता है? 0-0 पे फॉल्स और 1-1 पे भी फॉल्स। ट्रू कब होगा? दोनों में से कोई एक हो। ठीक हो गया? मैनी टू मैनी, ये वाली मैनी टू मैनी। जैसे हम कहते हैं एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो टीचर का स्टूडेंट्स के साथ क्या एसोसिएशन हुई? 1 to many। अब एक स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट का टीचर के टेबल के साथ क्या हुआ रिलेशन? 1 to many। हर स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से पढ़ता है, एक ही टीचर से नहीं पढ़ रहा। OS दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, आर्किटेक्चर दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, DBMS किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा है। तो अब टीचर और स्टूडेंट का जो टेबल है, रिलेशन है, उसमें क्या हो गया? मैनी टू मैनी। ये मैनी टू मैनी हो गया। ठीक हो गया?
अब आते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स के साथ। अभी तो बताए मैंने इतने सारे, उनमें से आपने देखा नहीं कौन सा है ये। मार्टिन का था, ये मार्टिन वाला है। मैंने कहा था आपको 2 करवाऊंगा, अभी ये करवा रहा हूँ, फिर एक और करवाऊंगा उसके बाद। वो चैन होगा, पीटर चैन, ठीक है, वो पीटर चैन। जी जी, आ जाए आ जाए, पीछे वाली स्लाइड पे आ जाए, ये रहा। ये मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था आपको। देखिए यहाँ पर कि एक ही नोटेशन, एक ही एग्जाम्पल ही मैंने सब में प्लेस बार तमाम नोटेशंस के ऊपर उसको रोटेट करवाया। इस वजह से जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आएगा, इंक्लूसिव भी आएगा, एसोसिएशन भी आएगी, इसलिए हाँ, मतलब इस तरह से उसको डिटेल में ये सारे नोटेशंस यहाँ पर दे दिए। डन हो गया। अब देख लें इसको, अब इसको समझ लें। 1A इज एसोसिएटेड विथ 1B, तो इसको आप एसोसिएशन को ऐसे बना दें 1 2। अब वो एसोसिएशन की जो टाइप होगी वो डायमंड में लिख देंगे। अब ये नोटेशन तो हमने यूं बताया, यूं करके, ठीक है, 1 to 1 समझा दिया, 1 to 1। अब 1 to 1 के अंदर रिलेशनशिप क्या है, वो व्हाट इज रिलेशनशिप, वो रिलेशन यहाँ लिखेंगे, उसका नाम यहाँ लिखेंगे। 1A इज एसोसिएटेड विथ 1 और more B, तो 1 to many। 1 or more A is associated with 1 or more B, many to many। ठीक हो गया। अब 1A is associated with 0 और 1B, तो 0 को क्या करेंगे, अनफिल्ड सर्कल, अनफिल्ड सर्कल इज 0, और 1 एक लाइन सिंगल लाइन लगा देंगे तो 1। डन हो गया। और 1 इज एसोसिएटेड विद 0 और मोर, 0 और मोर, 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा, और ये क्या हो गया, 0 और मोर, 0 और मैनी। If 1A is associated with 1B and 1C, एंड लगाएंगे तो क्या करेंगे ये। अब मैं देखिए कंबाइन कर दिया, एक तो इंक्लूसिव को कंबाइन कर दिया, दूसरा 1 को कंबाइन कर दिया, 1A एंड 1। अब अगर आप इसको कहते हैं मैनी A और मैनी C, तो यहाँ मैनी वाली साइन लगा देते हैं, ये वाली। मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके आपने अपनी मीनिंग को ट्रांसफॉर्म करना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और वो कंक्रीट हो, उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना हो, क्योंकि एम्बिग्यूटी इज बैड फॉर डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। इफ देयर इज एम्बिग्यूटी, देयर सिस्टम मे हैव फ्लॉज and have various interpretation that lead towards the conflict। ambiguity conflict में ले जाएगी, and conflict leads towards disaster। conflict होगा, शुरू में conflict होता है, बातों बातों से होता है, फिर बाद में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर केसेस चलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया 1A and 1B। अब आता है 1A is associated with 1B or बट नॉट बोथ। ठीक हो गया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 1 को लिए हमने मैंडेटरी कर दिया, 1 साइन लगा दिया, और दोनों में से एक हो तो हमने क्या लगा दिया, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस डिज़ाइन को। ठीक है। आई रिकमेंड यू कि जब आप अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस बनाएं तो कम से कम 2 नोटेशन के अंदर ज़रूर बनाएं, ताकि आपके नोटेशंस को यूज़ करने की प्रैक्टिस हो जाए। एक तो मार्टिन ले लें, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा आप पीटर चैन ले लें। तो मार्टिन समझ में आ गया सबको? अब हम पीटर चैन भी समझा देते हैं। ये दोनों ज़्यादा हैं, मतलब मैंने कहा देखें, मोस्ट फेमस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू आर एसोसिएटेड विथ इन। जिस तरह के क्लाइंट होंगे, जहाँ पे जो यूज़ हो रहा होगा वो आना चाहिए आपको। वो ये ना कह दें, आप ये नहीं कह सकते क्लाइंट को मुझे ये नहीं आता, ठीक है, वो दूसरे बंदे को काम दे देगा। आप जॉब में जाएंगे कंपनी में, ये नहीं कहते मुझे तो टीचर ने ये पढ़ाया ही नहीं था। नहीं पढ़ाया था तो सीखो भाई, उसने बताया तो होगा ना कितने सारे हैं।
एक समझा दिया तो दूसरा समझना, आपको ERD समझ में आ जाए, डिज़ाइन समझ में आ जाए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर उसको ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट होंगे, उनको सीखें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आप प्रपोजल के अंदर कम से कम 2 बनाएं, 2 नोटेशन आपके क्लियर हो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। पेपर में जब मैं दूंगा तो मैं बताऊंगा आप यही वाला यूज़ करें, तो उस वक्त आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, चलें 2 में से दे देंगे। ठीक है, मतलब कम से कम 2 तो ऐसे पक्का रट्टा लगाओ ना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नहीं, डिस्कशन के लिए टाइम के बाद। ERD डायग्राम, चेन नोटेशन। अब चेन नोटेशन की तरफ चलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग वाज डेवलप्ड बाय द डेटाबेस एंड डिजाइन बाय पीटर चेन, पब्लिश इन 1976। अब इसके अंदर भी सीख लें नोटेशंस को कैसे शो करते हैं, बड़ा आसान है ये। एट्रीब्यूट, एंटिटी सेट, वीक एंटिटी कैसे शो करेंगे? एट्रीब्यूट को शो करेंगे ओवल से। ओवल क्या है? एट्रीब्यूट। एंटिटी रेक्टेंगल, वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल। और अगर हम एग्जांपल से समझाएं आपको, ये देखें, मूवी का टाइटल होगा, मूवी का डायरेक्टर होगा, रिटन बाय होगी, ड्यूरेशन होगी, और तो इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे लाइन के जरिए कि ये एंटिटी के ये एट्रीब्यूट्स हैं। फिर कुछ एट्रीब्यूट हमने आपको सिखाए थे, की एट्रीब्यूट, प्राइमरी की, क्या करेंगे? अंडरलाइन लगा देंगे, एट्रीब्यूट के नाम के नीचे अंडरलाइन लगा देंगे। फिर कुछ ड्राइव एट्रीब्यूट बताए थे, एज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लेस डेट ऑफ बर्थ, तो ये ड्राइव एट्रीब्यूट कैसे करेंगे? यहाँ पे डॉटेड डैश्ड लाइन लगा देंगे, डैश्ड ओवल। और अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो डबल ओवल, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो ये कीज हो गई, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गई। एग्जाम्पल देख लें, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को ऐसे शो करेंगे, जैसे एंटिटी को हम क्या शो कर रहे हैं? स्टूडेंट एंटिटी का स्टूडेंट आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज क्या है? ड्राइव्ड है। तो डायग्राम में बताएंगे ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, डायग्राम में बताएंगे ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, डायग्राम में बताएंगे कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कैसे बताएंगे? स्टूडेंट हैज़ एड्रेस एंड एड्रेस हैज़ कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड, स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, अपार्टमेंट नंबर, इस तरह से। यानी एट्रीब्यूट के साथ लाइन लगा के दूसरा एट्रीब्यूट लगाएंगे, तो जिस एट्रीब्यूट के साथ वो लाइन लग के वो एट्रीब्यूट आ रहा है और वो एट्रीब्यूट कनेक्ट हो रहा है एंटिटी से, तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अच्छा, ये अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है एड्रेस, तो ये क्या है? कंपोनेंट एट्रीब्यूट। क्या है ये? कंपोनेंट एट्रीब्यूट बताया था। देखिए, कोई चीज़ मैं जब पूछता हूँ ना तो समझ लेंगे मैंने पहले से आपसे कोई चीज़ सिर्फ बताई हुई है, वो याद आनी चाहिए। मैं सेक्शन को यूनिफॉर्म करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गो थ्रू इट। ईमेल मल्टी वैल्यू, एक से ज़्यादा है, पर्सनल ईमेल अलग, प्रोफेशनल ईमेल अलग, हॉटमेल वाली अलग, जीमेल वाली अलग, याहू वाली अलग, सारी ईमेल देनी हो किसी को। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाए तो इसे कांटेक्ट कर लेना, ऐसे करके। ठीक हो गया? स्ट्रॉन्ग रिलेशन, डायमंड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डायमंड, वीक रिलेशनशिप डबल डायमंड। वीक आइडेंटिटी जिसके लिए हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशन, तो उसके लिए हम लगाएंगे डबल डायमंड। 1 to 1 लिख देंगे, 1 मैनेज, 1 एम्प्लॉय मैनेज 1 डिपार्टमेंट, उसको हम कहते हैं मैनेजर या HOD या चेयरमैन। 1 कस्टमर प्लेस n ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर? अप टू n ऑर्डर, n कैन बी 1 to n, n इंक्लूसिव है, जीरो में, जीरो भी हो सकता है, कोई कस्टमर ऑर्डर नहीं प्लेस करता। A student and a student organization, M a student belongs to N a student organization, one many to many, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सोसाइटीज़ में हो सकता है ना? आपके पास 6 की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सोसाइटीज़ में होता है, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन को। प्रोफेसर गाइड्स
अ स्टूडेंट, तो वन प्रोफेसर गाइड एन अ स्टूडेंट, ये तो आ गया वन और मैनी। अब दूसरा अगर ये आप लाइन को देखें, ये लाइन और ये है डबल लाइन, ये लाइन का मतलब है पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि ये प्रोफेसर जो है, इसके अंदर जो तमाम एंटिटीज़ हैं, वो लाजमी नहीं है कि हर एंटिटी इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगी। कुछ करेंगी, कुछ हो सकता है ना करें, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, तमाम की तमाम के लिए क्या करें, उनको गाइड किया जाए। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, FFP प्रोजेक्ट करना है तो वो तो तमाम स्टूडेंट्स से करना है, किसी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल नहीं है। लेकिन टीचर के लिए हो सकता है कि टीचर अगर ओवरलोडेड है, डायरेक्टर है किसी डिपार्टमेंट में, काम नहीं कर रहा है, वो उस पर है, प्रोजेक्ट्स पे है किसी पे, तो हो सकता है वो FIP ना ले, कि यार मेरे पास पहले ऑलरेडी बहुत लोड है, दूसरा टीचर करेगा। मतलब ये है कि उस टीचर्स के अंदर, टेबल के अंदर जो एंटिटीज़ हैं, उन एंटिटीज़ में से वो सारी की सारी पार्टिसिपेट करना लाजमी नहीं है। हाँ, अगर यही बात लगा लें टीचिंग की, तो टीचिंग का रिलेशन मैंडेटरी होगा। प्रोफेसर के टेबल में अगर कोई है, उसको पढ़ाना पड़ेगा, चाहे एक कोर्स पढ़ाए, HOD हो, डीन हो, डायरेक्टर हो, पढ़ाना उसको पड़ेगा, चाहे एक कोर्स पढ़ाए, तब वो उस टेबल में एग्जिस्ट करेगा। अगर एक भी कोर्स नहीं पढ़ा रहा तो फिर टीचर ही नहीं रहे। ठीक है, इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होती है। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल में, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय क्या है, एंटिटी, डिपार्टमेंट क्या है, एंटिटी। अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज देता हूँ, जैसे कि आपके पास जो काम आएगा या काम मिलेगा आपको डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे होंगे, तो वो डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा। अब आपका काम है उस डिस्क्रिप्टिव से क्या करना, ERD बनाना। सवाल जो आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, वो भी बता देता हूँ, इसी स्टाइल से मिलेंगे। आपको जो प्रोजेक्ट मिलेंगे कस्टमर से, वो इसी स्टाइल पे मिलेंगे। जो भी फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, जो भी रिमोट जॉब करना चाह रहा है, वो काम इस तरह से मिलेगा। अब आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कितना आप इजीली उसको इंटरप्रेट करते हैं। सिनेरियो दे रहा हूँ मैं एक एक्सरसाइज के लिए। ए सेल्स पर्सन में मैनेज मैनी अदर सेल्स पीपल। मैनी कौन सा रिलेशन बन गया, ए सेल्स पर्सन इज मैनेज बाय ओनली वन, तो क्या हो गया, मैनी टू वन। सेल्स पर्सन इज मैनेज बाय ओनली वन सेल्स पीपल। इस वो सेल्स पीपल आपके पास, सेल्स पर्सन इज मैनेज बाय ओनली वन सेल्स पीपल। सेल्स पर्सन इज मैनेज बाय ओनली वन सेल्स पीपल, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने नहीं लिखा ओनली वन वाला कंसेप्ट, आ लिखा हुआ तो वन हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते वक्त सोचना है कि क्या मीनिंग है जो मैं वन लगाऊँ और कहाँ यहाँ पे मैनी आ रहा है। नाउ योर चॉइस ना, एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर डिज़ाइन, जैसे अभी आपने किया। ठीक है, अगर आ लिखा हुआ तो इसका मतलब वन हो गया, तो 1 to 1 हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, मैनेज मैनी अदर्स, तो मतलब मैनी क्लियर हो गया, मैनी वर्ड आ रहा है, मैनी। अ कस्टमर इज मैनेज बाय ओनली वन सेल्स पीपल। कस्टमर के साथ सिर्फ एक ही सेल्स पीपल कनेक्ट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होता। होता ही है ना कि अगर आपकी कोई कंपनी, मार्केटिंग कंपनी है, जैसे बोनेंजा या आपका टूथपेस्ट वाली सेंसोडाइल, ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक एरिया में एक ही अपना रिप्रेजेंटेटिव रखेगा। तो जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं उस एरिया के, तो वो एक ही बंदे से कनेक्ट होंगे ना, एक से ज़्यादा से कनेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह आपके EFU लाइफ इंश्योरेंस है, कोई और कंपनी है, तो एक एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तुम इसी एरिया के हो, तुम इस एरिया के हो, तुम इस एरिया के हो। इस तरह से लोग काम करते हैं, तभी आपके पास कन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं, तभी आपके पास सिस्टम, हम कहते हैं कि कवर भी हो जाए एरिया और ओवरलैपिंग भी ना हो, गैप भी ना हो और ओवरलैप भी ना हो। ठीक है, मैनी कस्टमर्स मैनेज बाय वन सेल पीपल एंड कस्टमर कैन प्लेस मैनी अदर ऑर्डर। एन ऑर्डर कैन बी प्लेस बाय वन कस्टमर, एन ऑर्डर कैन बी प्लेस बाय वन कस्टमर, एन ऑर्डर इंक्लूड मैनी इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, एन ऑर्डर कैन इंक्लूड मैनी इन्वेंट्री प्रोडक्ट, एन इन्वेंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस
प्रोडक्ट मे बी लिस्टेड ऑन मैनी अदर ऑर्डर। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्डर के अंदर वही प्रोडक्ट आ सकती है। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन हुआ? वन टू मैनी। ऑर्डर का प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ? मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी हो जाएगा ना। एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर में आ रही है और मल्टीपल ऑर्डर सेम प्रोडक्ट कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के टेबल और मैं आपके ऑर्डर का टेबल में मैनी टू मैनी का रिलेशन हो जाएगा। इस तरह से समझना। मैंने देखे आपने कहा एक सेंटेंस से नहीं बनाना, समझ ले, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लूँ। एक सेंटेंस से बात नहीं बन रही। वन टीचर टीच मैनी स्टूडेंट, तो इससे क्या लग रहा है? वन टू मैनी। वन स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम मैनी टीचर, वन टू मैनी। लेकिन ये स्टूडेंट के टेबल और टीचर के टेबल में टोटल रिलेशन क्या हुआ? मैनी टू मैनी। तो आप सेंटेंस, एक के सेंटेंस को देख के गलत इंटरप्रेट नहीं करें, पूरे सिस्टम को समझें कि अगर एक टेबल का दूसरे से वन टू मैनी है और उसका उससे वन टू मैनी है तो मैनी टू मैनी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिफाइन कर लेंगे। A part may be assembled into many inventory product and many employee assemble an inventory product from many parts। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो है एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर प्रोसेसर इंटेल का है। ठीक है, हार्ड ड्राइव दूसरी कंपनी की है। क्या नाम है ऐसे हार्ड ड्राइव की कंपनी का? हाँ, किंगस्टन, सीगेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो दूसरी कंपनी की है, इसका मदरबोर्ड किसी दूसरी कंपनी का हो। समझ में आ रही है बात? तो एन प्रोडक्ट इज असेंबल्ड फ्रॉम मैनी डिफरेंट पार्ट्स। A parts is supplied by many, a supplier supply many parts। एक कंपनी एक से ज़्यादा पार्ट्स बनाती है। ए पार्ट में भी सप्लाई बाय मैनी सप्लायर, एक पार्ट एक से ज़्यादा कंपनियां बनाती हैं। जैसे मैंने कहा हार्ड ड्राइव मुख्तलिफ कंपनियां हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह आप किसी भी, ये मैंने कोई बिजनेस सिनेरियो नहीं ये दिया जिसका नाम बताया हो कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो बिज़नेस क्या है। ये मैंने एक जनरलाइज आपको बताया कि इस तरह की डिस्क्रिप्शन जब आपके पास आएगी तो उस डिस्क्रिप्शन से आपने चीज़ें कैसे निकालनी है। फर्दर स्कोप आपका आएगा कि वो डोमेन क्या है, वो प्रोडक्ट्स क्या है, फिर उस लिहाज से और आप रिफाइन कर लेंगे। डोमेन नॉलेज आपको हो तो, डोमेन नॉलेज ना हो तो डोमेन नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर करने के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी उस तरह के बिजनेसेस को देखेंगे, उस तरह के सिनेरियोस को देखेंगे, तब वो एक सॉफ्टवेयर उस तरह का बना पाएंगे। ठीक हो गया? एक और एग्जांपल ले ले। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल थी और ये हम ले लेते हैं किसकी? एजुकेशन की, बुक्स की। पब्लिशिंग कंपनी प्रोड्यूस बुक्स ऑन द वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, द बुक आर रिटन बाय ऑथर हु स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो बुक लिखने वाला ऑथर होगा वो किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर होगा ना, उसी की बुक लिखेगा। The company employ editor who do not necessarily being a specialist in the particular area. Each take sole responsibility for editing one or more item for publishing. एडिटर के पास ये नॉलेज नहीं होता है सब्जेक्ट के बारे में। उसका काम होता है कामा कहाँ लगेगा, इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, ग्राफ्स कैसे, अलाइनमेंट कैसी है, एडिटिंग। एडिटर आथर लिख के एक कंपनी को देता है कि मुझे बुक पब्लिश करानी है, तो फिर वो उसको स्टाइल में लेके आते हैं कि जैसे उसकी बुक पब्लिशेबल बन जाए। वो स्टाइल में लाने वाला बंदा कहलाता है एडिटर। एक तो वो प्रूफ रीड कर लेता है, इंग्लिश चेक कर लेता है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेता है, अलाइनमेंट चेक कर लेता है, फिर वो देख लेता है क्या क्या चीज़ें चाहिए लिखने के लिए, टॉपिक वो बताता है। तो जब ये कहता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एवरी बुक रिक्वायर सम आइटम फॉर पब्लिकेशन। बुक लिखने के लिए, आपके पब्लिकेशन के लिए कुछ आइटम चाहिए होते हैं। वो क्या चाहिए होते हैं भाई? पेपर कहाँ से आएगा, बाइंडिंग कौन करेगा। समझ में आ रही है बात? तो आइटम्स रिक्वायर्ड है ना, कि आपकी बाइंडिंग कवर कहाँ से आएगा, कलर कहाँ से आएंगे, प्रिंटर कहाँ से आएगा, कॉटेज कहाँ से आएगी। तो दीज आइटम कौन सा? एवरी बुक मैनी।
मोर देन वन बुक है ना, एवरी बुक रिक्वायर्ड सम आइटम फॉर पब्लिकेशन। सब में भी मोर देन वन आ गया, आइटम्स आ रहे हैं। These items supplied by the suppliers. One supplier can supply many items. Shop owner buy a book from publisher. Shop owner can buy many books, but one book can be bought by one shop owner. अब ये मैं थोड़ा कॉन्टेक्चुअली बता दूं इनको, ये ऐसे सिनेरियो होते हैं। देखिए, वन शॉप ओनर कैन बाय मैनी बुक्स, एक शॉप ओनर मल्टीपल बुक्स परचेज करके अपने पास दुकान में रखता है, ऐसे ही है ना, शॉप पे रखता है। लेकिन जो पब्लिशर के साथ उसका कुछ, जो शॉप ओनर है ना, जो बड़े बड़े बिग बैंक होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके साथ, पब्लिशर के साथ, कि तुम्हारी बुक सिर्फ हमारे पास ही आनी चाहिए, किसी और को मेरी मार्केट में सेल नहीं करना। वो सबके पास मिल रही होगी तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे। वो बाइंड करवाता है कि सिर्फ मेरे पास ही बुक मिले वो। तो आप जब कुछ देखेंगे, आप कुछ बुक ऐसी होती है जो आप जाते हैं ना मार्केट में, कहते हैं ये बुक चाहिए, वो कहेंगे फलां अजायब स्टोर पे मिलेगी, ठीक है, ये बुक जो है अजायब स्टोर पे मिलेगी, ये बुक ऑक्सफोर्ड स्टोर पे मिलेगी। तो वो क्या किया होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो पब्लिशर वो बाकियों को वो बुक देता ही नहीं है, वो सिर्फ उसी शॉप वाले को देता है मोनोपोली करने के लिए, ताकि वो वही शॉप वाला जो अपनी ब्रांड को मैनिपुलेट करे और उसकी सारी बुक्स रखे। हाँ, ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी की बुक्स रख रहा होगा, वो बाकी कंपनीज की बुक्स भी रख रहा होगा। और रिवर्स भी हो जाता है कि कुछ कंपनीज भी फोर्स करती हैं कि आपको कोई और बुक नहीं रखनी। जैसे ऑक्सफोर्ड पब्लिशर के पास आपको दूसरी बुक्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ ऑक्सफोर्ड की मिलेंगी। तो वो ऑक्सफोर्ड कंपनी ने उस पब्लिशर यानी बुक वाले को बाइंड किया हुआ है कि आपने सिर्फ हमारी बुक्स रखनी है, किसी और की बुक्स नहीं रखनी, ठीक है। इस तरह से भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी आपने सिस्टम के अंदर डालने होते हैं, सिस्टम में ये चीज़ें ऐड करनी होती है। बुक्स आर यूनिकली आइडेंटिफाई बाय बुक आईडी। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे सिनेरियोज हैं जिनसे आपको इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, उनसे निकालनी आनी चाहिए। कंप्लीट सिनेरियो नहीं है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी रहती है। जी, कंक्लूजन आपको सिस्टम को समझना है। हर सेंटेंस, देखिए मैंने कहा अगर एक सेंटेंस कह रहा है टीचर टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फ्रॉम टीचर्स, तो आप मिलाएंगे ना दोनों को, तभी तो आप सिस्टम समझ में आएगा कि बनेगा क्या। तो आपको पूरा समझना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन ही चलेंगे, लाइन बाय लाइन समझ के फिर जोड़ेंगे, जहाँ जोड़ती हो जहाँ जोड़ेंगे, जो यूनियन करेंगे, ताकि आप उनको कंबाइन करके बना सकें। जहाँ नहीं हो रही होती है बस वो ऐसे ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, एक मिनट एक्सक्यूज मी, यहाँ देखिए बेटा, शॉप ओनर कैन बाय बुक्स फ्रॉम मैनी बुक्स बट वन बुक कैन बी बॉट बाय वन शॉप। ये 1 to 1 है, ठीक है। वन बुक के साथ शॉप ओनर का रिलेशन क्या होगा, 1 to 1। वन बुक इज बॉट बाय वन शॉप ओनर। हाँ, मतलब वो दूसरी कंपनीज की या उसी कंपनी की मल्टीपल बुक्स ले सकता है। लेट्स सपोज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक बुक है, अब वो एक शॉप ओनर ने ले ली, ए ने, अब वो ऑक्सफोर्ड की दूसरी किताबें भी तो ले सकता है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो डिक्शनरी है उसे वही ओनर बुक शॉप ले सकती है, दूसरी बुक शॉप उसको नहीं बाय कर सकती, उसे उसी बुक शॉप को देगा। हाँ, लेकिन उसी कंपनी की पब्लिशर की मल्टीपल बुक्स हैं, वो उसको भी दे सकता है, किसी और को भी दे सकता है, ठीक है। तो आपका जिसके साथ एग्रीमेंट होगा, आपने कॉन्स्टेंट में डाला होगा ये सिस्टम, तो ऐसे ही चलेगा। अगर वो रिक्वायरमेंट है उनकी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी कोई एग्रीमेंट है उनके साथ, तो वो सिस्टम में आपको डालना होगा। देखें, शॉप ओनर कैन बाय मैनी बुक्स, तो बुक्स के साथ क्या रिलेशन हो गया शॉप ओनर का, 1 to many। वन बुक, अब वन बुक अलग चीज़ है, वन बुक कैन बी बॉट बाय वन शॉप ओनर। अब बुक का शॉप ओनर के साथ क्या है, 1 to 1। तो मतलब ये हुआ कि उस बुक के साथ रिलेशन इसका स्ट्रिक्ट हो गया 1 to 1, मतलब एक बुक एक ही शॉप ओनर को जाएगी, एक से ज़्यादा को नहीं जाएगी। मल्टीपल बुक हैं
तो हर बुक का शॉप ओनर के साथ 1 to 1 होगा। जैसे हमने रिलेशन बनाया था ना पीछे, मैंने कराई तो है एग्जाम्पल आपको कि सेट ए के अंदर इंटिटीज़ हैं, सेट बी के अंदर इंटिटीज़ हैं, ए की एक इंटिटी बी की एक इंटिटी के साथ कनेक्ट है, ए की दूसरी इंटिटी बी की दूसरी इंटिटी के साथ कनेक्ट है, तो 1 to 1 हुआ ना वो। ये बेटा ये देखें, ये देखें, व्हाट इज 1 to 1? वन बुक कैन बी bought बाय वन शॉप ओनर। तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके पास दूसरी बुक नहीं होगी। अनदर बुक कैन बी bought बाय अनदर शॉप ओनर। तो रिलेशन क्या कहलाएगा? 1 to 1 ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बुक एक ही है उसके पास, बुक तो मोर देन वन है। ऐसा नहीं शॉप ओनर एक ही है, मल्टीपल ओनर शॉप ओनर है, लेकिन उनमें जो रिलेशन होगा वो 1 to 1 होगा। उस कंपनी की पब्लिशर की एक लेगा और दूसरे पब्लिशर से दूसरी लेगा। एक बुक का मतलब है एक बुक, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बुक है, मतलब ये एक ही बुक कहलाएगी ना, इसकी कॉपीज कहलाएंगी, वो मल्टीपल कॉपीज, एक बुक नहीं कहलाएगी, कॉपीज कहलाएंगी। बुक तो एक ही हो गई ना। एक शॉप ओनर मल्टीपल बुक्स सेल करते हैं ना। हाँ, जो रिकॉर्ड सेव होगा आपके डेटाबेस में वो बुक का ऐसे सेव होगा ना, बुक नेम, बुक टाइटल। वैसा नहीं 50 किताबें आपने छापी हैं तो 50 दफ़ा लिखा जाएगा बुक नेम बुक टाइटल, तो एक ही दफ़ा एंटिटी स्टोर होगी ना। ठीक है, बुक ओनर तो मल्टीपल, शॉप ओनर मल्टीपल बुक्स खरीद सकता है ना। हाँ हाँ डेफिनेटली कर सकता है। तो मीनिंग तो 1 हो जाएगा ना। सही ओवरऑल आप बताइए कि यार दिन में क्या है, 1 to many है, 1 to 1 है, 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है। पूरी लाइन का मतलब पूरी लाइन है उसे। देखें ये देखें, ये देखें, एम्प्लॉय, वन एम्प्लॉय विथ वन डिपार्टमेंट, कौन सा रिलेशन है? 1 to 1। आप डिफाइन करेंगे ना, देखिए ये है रिलेशन का नाम मैनेज। अब मैं कह दूं 1 एम्प्लॉय सर्व इन मैनी डिपार्टमेंट, तो वह क्या हो जाएगा? 1 to मैनी। अब मैनी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा होता है ना एक एम्प्लॉय। एक टीचर है, वो एक कोर्स जो है वो सब पढ़ा रहा है CS डिपार्टमेंट में, दूसरा पढ़ा रहा है बिजनेस में, तीसरा पढ़ा रहा है EE में, है कि नहीं ऐसा? कौन सा टीचर? इस्लामियात वाला टीचर पढ़ाएगा ना मल्टीपल डिपार्टमेंट में, तो 1 to many हो गया। CS का भी पढ़ाता है, CS का टीचर जो है प्रोग्रामिंग के कोर्स हम बिजनेस के CS वाले पढ़ाते हैं, ICT वाले पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? क्लियर है? तो वो आपका सिस्टम सिनेरियो को कैप्चर करना चाहिए, सिस्टम में ये कैपेबिलिटी हो कि वो सिस्टम को इन चीज़ों को रिफाइन कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट के ये आपको अपनी अजम्पशंस लेनी है। ड्रीम होम यूज़ केस, अब आप कहते हैं अपना अपने ड्रीम होम बनाएं कि मेरा ड्रीम होम क्या होगा? मेरा ड्रीम होम ऐसा घर होगा जिसमें मैं जिन गेस्ट को अलाउ करूँगा उनके आने पे दरवाज़ा खुल जाए, जिनको अलाउ ना करूँ उनके आने पे दरवाज़ा ना खुले, है ना। मैं रोज़ाना 2 अंडे खाता हूँ, तो मेरे पास जब अंडे ख़त्म हो जाएं तो मेरा फ्रिज मुझे मोबाइल पे SMS भेजे कि अंडे ख़त्म हो गए, आते हुए लेके आना। ठीक है, मेरे ऑरेंज जो है वो ख़राब होने से पहले मेरा फ्रिज बताए जल्दी से खा लो, ख़राब हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएगी ना प्रोडक्ट, खा लो उसको। ठीक है, मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, मेरा कोई ड्रीम होम बताए मुझे, डेटाबेस के अंदर सेव हो ये इन्फॉर्मेशन, मुझे कितने दिन कितने बजे उठना है, संडे को कितने बजे उठना है, मंडे को कितने बजे उठना है, फ्राइडे को मेरी क्लास लेट स्टार्ट होती है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सो सकता हूँ। तो मेरे पास ये सारा डेटाबेस में सिस्टम में इंफॉर्मेशन हो, मेरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन हो कि मेरी लाइटें किस वक्त ऑन हो जाएं, मेरी लाइटें किस वक्त ऑफ हो जाएं, जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ उस वक्त कितनी लाइटें जल रही हों, जिस वक्त मैं टीवी देखता हूँ उस वक्त कितनी लाइटें जल रही हों। ये सारी की सारी आप ड्रीम होम की इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा डेटाबेस बना सकते हैं और उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर। ठीक हो गया? डन, गुड। अब आते हैं, ये मैंने बताया आपको रिलेशन कौन सा, एंटिटीज़ का। हाँ
book can be bought by one shop owner. In Sadyati, Chadmi. देखिए शॉप ओनर कैन बाय मैनी बुक्स। मिसाल के तौर पे एक शॉप ओनर है अजाय बुक स्टोर, अब वो ऑक्सफोर्ड वालों की 7वीं क्लास की किताब भी ले लेता है, 8वीं की भी ले लेता है, 9वीं की भी ले लेता है। तो शॉप ओनर कैन बाय मैनी बुक्स। क्लियर हो गया? One to many. वन टू मैनी हो गया। अब जो 7th क्लास की बुक है, अगर वो चाहे कि मैं मार्केट में सखर में सिर्फ मैं ही बेचूंगा, किसी और के पास वो नहीं होनी चाहिए, तो वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि ये बुक जो है 7th क्लास की, ये सिर्फ मुझे दें, किसी और को ना दें। उस सूरत में ये होगा कि वन बुक कैन बी बाट बाय वन शॉप ओनर। एक बुक सिर्फ एक शॉप ओनर खरीद सकता है, एक से ज़्यादा शॉप ओनर नहीं खरीद सकते। In Sadyati, 1 to 1 थी. वो 1 to 1 हो गई उस बुक के लिए। वो बुक और वो शॉप ओनर, उसके दरमियान जो रिलेशन होगा 1 to 1 हो गया। सर जी सर हमारा सवाल ये है कि आपने अभी हमें रिप्रेजेंटेशंस बताई ना, डायग्राम, तो इस पूरी लाइन के लिए हम कौन से बॉक्सेस बनाएंगे और क्या लिखेंगे, बस ये पूछना है। बच्चा देखें, पहले तो इसमें से निकालें एंटिटीज़। ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, इसमें क्या निकालनी है आपने? एंटिटीज़। कौन कौन सी एंटिटी होगी? पब्लिशर, बुक, शॉप ओनर, ऑथर, सब्जेक्ट, एडिटर, है ना? एंटिटीज़ निकल रही हैं। फिर उनके बाद क्या निकालना है? रिलेशंस। क्लियर हो गया? इस इंफॉर्मेशन से इतनी चीज़ें आ रही हैं। अब ये सवाल होगा कि जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कस्टमर, अब आपका काम स्टार्ट होता है, आपका काम स्टार्ट होता है, आप उससे फर्दर क्वेश्चन पूछें। वो क्वेश्चन क्या होंगे? आथर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं सर आप? एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने सिस्टम में रखना चाह रहे हैं। तो बताएगा आथर का नाम हो, आथर का सब्जेक्ट हो, आथर की ऑर्गेनाइजेशन हो, आथर का एड्रेस हो, आथर की ईमेल हो, आथर का कॉन्टैक्ट नंबर हो, और आथर का अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर हो। अगर कहीं कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आथर को, आथर का कॉन्टैक्ट रीच में नहीं आ रहा, तो हमारे पास अल्टरनेट कॉन्टैक्ट हो कि आथर को कोई, मिसाल के आथर के अंदर में हमने एक प्रोग्राम रख दिया, आथर को कांटेक्ट कर रहे हैं, आथर को कांटेक्ट ही बन जा रहा है, तो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे भाई उस प्रोग्राम में आना है? आ रही बात समझ में? तो यू हैव सच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कि आप उस कस्टमर से पूछेंगे कि आपको क्या क्या एट्रीब्यूट कैप्चर करवाने हैं। बुक का क्या होगा? बुक नेम यानी बुक टाइटल, बुक का ISBN नंबर, बुक का एडिशन, बुक की प्राइस, बुक का नंबर ऑफ पेजेस, हार्ड टाइप, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, यानी हाँ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? ऑल दिस टाइप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बुक वो कैप्चर कर ले, तो वो क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स। अब मैं एट्रीब्यूट्स की तरफ चलता हूँ, सुने कैसे निकालेंगे। वीक रिलेशन तो मैंने बताया था ना, जो वीक एंटिटी के साथ करेक्ट हो दरमियान में रिलेशन, वो कहलाता है वीक रिलेशन। मैंने वीक एंटिटी कल बताई थी, सेक्शन क्या है? वीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने वाला कौन सी है? सेक्शन ID। तो सेक्शन ID वीक रिलेशन हो गया। इसी तरह किसी कंपनी में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, उसके जो डिपेंडेंट हैं वो वीक हैं। डिपेंडेंट क्या हैं? वीक हैं, क्योंकि वो वीक एंटिटी तो है, लेकिन वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय नहीं होगा तो एंटिटी डिपेंडेंट हो सकता है उसमें। तो डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड डिपेंडेंट इज अ वीक एंटिटी। एंड जो नंबर है जिससे जब पहचाना जाता है वो है ISSN नंबर या एम्प्लॉय ID। वो आइडेंटिफाइंग रिलेशन है कि कौन सा डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है। सही है? अगेन मैं अगर उसको मिसाल दूं तो अगर कोई शादी हाल के अंदर कोई बच्चा पाया जाए और वो खाना खा रहा हो दबा के, ठीक है, तो जो होस्ट है वो पूछता है किसका बेटा है बेटा तू, किसका है? मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस गेस्ट के साथ आया है। अगर वो कहे मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो उसको पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा। ऐसे ही होगा ना? लेकिन अगर उसके साथ कोई एसोसिएशन, वो है वीक एंटिटी। वो क्या हुआ? वीक एंटिटी। लेकिन आइडेंटिफाइंग एंटिटी क्या होगा? उसका पेरेंट। अगर वो उसका पेरेंट कोई बड़ी तोप चीज़ हो तो फिर होस्ट बच्चे को ही गोद में उठा लेगा, वो कितना प्यारा बच्चा है ना। और अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो कहेगा यार बहुत खाता है तुम्हारा बच्चा यार। क्लियर है?
असल में आ रहा है वीक एंटिटी, वीक रिलेशन, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इस तरह से चलती है। अब आते हैं टुवर्ड्स प्रोफेसर की तरफ। जी यही एग्जाम्पल हम एग्जाम में लिख सकते हैं। बेटा देखिए, क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपका सिस्टम सिर्फ शादी हाल वाला ही है तो ओके। मैंने तो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दी ना। देखिए डिपेंडेंट की भी दी कंपनी के अंदर, वो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? कोर्स की दी, सेक्शन आईडी की दी। फिर तीसरा ये है कि अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल की लाइन लगा दूँ, 10 15 20 एग्जाम्पल दूँ, तो कोर्स क्या पढ़ाऊँगा? मतलब समझाने, एग्जाम्पल क्या होती है? कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में दी है वही एग्जाम्पल आप मुझे रिस्पॉन्स में दे रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको ABC पढ़ा रहा हूँ, आपने भी ABC सीख ली। हाँ नहीं ठीक है, ओके, एक्सेप्टेबल, मैंने कहा एक्सेप्टेबल। लेकिन उसमें ये आता है कि आपने सर्टिफिकेशन की। मैं इतनी ऑब्वियस एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसको आपको कहीं अप्लाई कर सके, दूसरे डोमेन में अप्लाई करते वक्त आपको झिझक ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो कि हाँ नहीं मीनिंग मैंने समझ में आ गई, इसका मतलब ये होता है। तो जो सिनेरियो है यहाँ ये अप्लाई होगा, यहाँ ये अप्लाई होगा, यहाँ ये अप्लाई होगा, आप अप्लाई करें मल्टीपल जगहों पे। और जब आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करते हैं और आपको रिस्पॉन्स में यस मिलता है तो इससे भी कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। और अगर आपने जो एग्जांपल मैंने बताई वही एग्जांपल आपने मुझे अप्लाई कर दी तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस क्या है? आपको ये है कि आपको वो अप्लाई करना नहीं आता। देखिए नॉलेज के दूसरे लेवल हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पे नॉलेज है रिमेंबरिंग, मेमोराइजेशन। जो रिमेंबरिंग है इसका लेवल है लोएस्ट लेवल। फिर होता है एप्लीकेशन, अप्लाई करना। फिर होता है इंटरप्रिटेशन, एलोब्रेशन, उसको अप्लाई करना लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई करना। और फिर होता है मॉडिफाइंग, कि आपने एक चीज़ सीखी उसको मॉडिफाई, मतलब मैंने एक नोटेशन सिखाया, आप कहते हैं मैं अपना नोटेशन बनाऊंगा, मैं अपना नोटेशन बनाऊंगी। भाई पीटर चैन ने नोटेशन बनाया ना, ISO का नोटेशन एग्जिस्ट करता है, UML का नोटेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो दूसरे लोग क्यों बना रहे हैं? उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का है। वो कहते हैं नहीं मैं अपनी तरह से बनाऊंगा, नए नोटेशन दूंगा, नए तरीकाकार ईजाद करूंगा, और उसको फिर वो पब्लिश करवाते हैं, उसको फिर एक बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट करती है और वो एक लेवल पे आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। अब एट्रीब्यूट निकालना सिखा दूं आपको, थोड़ा सा एट्रीब्यूट निकालना सीखें। प्रोफेसर हैज़ सोशल सिक्योरिटी नंबर, नेम, एज, रैंक, रिसर्च स्पेशलिस्ट। प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या कहते, क्या होगा? प्रोजेक्ट का क्या निकालेंगे? जैसे कि FS है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर कोई है तो उसका क्या होगा? डिग्री प्रोग्राम, MS है या PhD है। प्रोजेक्ट की इज मैनेज बाय वन प्रोफेसर, ये क्या आ गई? कोऑर्डिनलिटी आ गई जी। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे NIC नंबर होता है हमारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। एज तो वीक एट्रीब्यूट वैसे ही नहीं है, एज तो वो होती है ड्राइव एट्रीब्यूट होती है। अगर आप यूज़र से एज नहीं ले रहे, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं तो दिस इज मोर बेनिफिशियल। अगर उस यूज़र से एज ले रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर योर सेल्फ कि मैंने जब उसको अपॉइंट किया था वो एज क्या थी, आज कितनी है, कल कितनी है, उसको प्लस करना पड़ेगा आपको। फिर उसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में एक मैकेनिज़्म डालना पड़ेगा कि मैंने इसका डेटा किस तारीख को इंटर करवाया था, उस तारीख को इसने ये लिखा था, तो एक और ओवरहेड आ गया। उससे बेहतर है कि आप उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लें और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े करंट डेट से माइनस करके ड्राइव एज निकाल लें, एज निकल जाएगी, एज फ्रेश होती जाएगी। अभी 40 साल का हो गया, अभी 45 का हो गया, अभी 42 का हो गया, ठीक है, डन, गुड। चलिए आगे चलते हैं। ईच प्रोजेक्ट इज वर्क बाय वन, अच्छा ये वाली लाइन समझें। ईच प्रोजेक्ट इज मैनेज बाय वन प्रोफेसर, आल्सो नाउन एज ए प्रोजेक्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। Each project is worked on by one or more professor. एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा प्रोफेसर काम कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? को इन्वेस्टिगेटर। प्रोफेसर कैन मैनेज एंड आर वर्क ऑन द मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो अब आप देख लें कि आप इससे सिनेरियो से निकालेंगे
प्रोफेसर में और प्रोजेक्ट में रिलेशनशिप क्या हो गया, 1 to many। अगर वो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का रिलेशन क्या हो जाएगा, मैनी 1 to many, मतलब एक प्रोजेक्ट का एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, जो हेड होता है प्रोजेक्ट का। हाँ, प्रोजेक्ट पे मोर देन 1 प्रोफेसर काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कहलाएंगे, को इन्वेस्टिगेटर। लेकिन अगर हम बोल दें को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट भी एक से ज़्यादा है, और हर प्रोजेक्ट का एक अलग इन्वेस्टिगेटर होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो आप सिस्टम में ये सारी चीज़ें डालेंगे और ये कॉन्स्टेंट्स लेंगे और कॉन्स्टेंट से कार्डिनलिटी निकालेंगे, एट्रीब्यूट्स निकालेंगे। ईच प्रोजेक्ट इज़ वर्कड ऑन 1 by 1 or more graduate student. Each graduate student work on the project. A professor must supervise their work on the project. Graduate student can work on the multiple project, in which case they will have potentially different supervisor for each. एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा पे काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, तो हर प्रोजेक्ट का अलग सुपरवाइज़र है। तो इसका मतलब आपका स्टूडेंट का सुपरवाइज़र के साथ कैसा रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी। एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र है और एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक ही सुपरवाइज़र हो सकता है, तो मैनी टू मैनी हो गया। 1 to many, many to 1 इज इक्वल टू मैनी टू मैनी। 1 to many, many to 1 इज इक्वल टू मैनी टू मैनी। तो इस तरह से आप बनाएंगे, सिनेरियोस को कैप्चर करेंगे। डिपार्टमेंट हैव, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का ऑफिस का एड्रेस, मेन ऑफिस कौन सा है। हाँ, मतलब आपको देखिए, यूज़र को तो पता ही नहीं ना, यूज़र को पता होगा एट्रीब्यूट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, वो तो अपनी कहानी सुनाएगा, स्टोरी सुनाएगा। अब आपका काम है उस स्टोरी से काम की चीज़ निकालना, ठीक है। और ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, कि कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं। जाते हैं पहले हेलो हाय करते हैं, पूछते हैं भाभी कैसी थी, बच्चे कितने हैं आपके, ताकि वो थोड़ा सा फ्रैंक फील करे। फिर उससे पूछना शुरू करेंगे, कहानियाँ पूछनी शुरू करेंगे। ऐसा ही नहीं है हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या बनवाना है, ऐसा नहीं होता। आप उसे कहानी के साथ एलैबोरेट करें। Science